हेलो स्टूडेंट्स, मैं हर्षवर्धन, आपका विज्ञान टीचर। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्लूप्रिंट टीचर में स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने कक्षा 9 का अध्याय 9 स्टार्ट कर दिया था और ये आज इस अध्याय पर भाग 3 यानी कि पार्ट 3 है। ठीक है बच्चों, इस अध्याय का नाम क्या है? बल एवं गति के नियम। और इसी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है बच्चों, भाग 1 और भाग 2 में हम लोगों ने समझा था कि फोर्स यानी कि बल होता क्या है, जब भी किसी वस्तु पर बल लगता है तो उस पर क्या क्या प्रभाव आते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि फोर्स कितने प्रकार के होते हैं, संतुलित फोर्स और असंतुलित बल जो होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने समझा था, उनके उदाहरण को अच्छे से समझ पाए थे। आज की इस वीडियो में बच्चों हम लोग क्या समझेंगे कि न्यूटन का गति का प्रथम नियम, ठीक है, न्यूटन के लॉज हैं, उसमें हम लोग पहला जो नियम है वो हम लोग समझेंगे। फिर हम लोग उसी में समझेंगे कि जड़त्व यानी कि इनर्शिया क्या होता है। ठीक है बच्चों, फिर हम लोग संवेग यानी मोमेंटम को समझेंगे। इसकी जरूरत हमको जो है, जो दूसरा नियम आता है न्यूटन का, वहां पर जरूरत पड़ती है। पर ये भी आज हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे कि संवेग यानी कि मोमेंटम होता क्या है। ठीक है, और फिर आखिरी में हम लोग कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अब बच्चों, हम लोगों ने इतना तो समझ लिया कि जब भी किसी वस्तु पर कोई भी बल लगता है तो उस वस्तु पर कोई ना कोई उस बल के प्रभाव आते हैं, और उनको ही अच्छे से समझाने के लिए न्यूटन सर ने हमें कुछ लॉज दिए हैं, कुछ नियम दिए हैं। ठीक है बच्चों, उसको जब भी हम लोग किसी वस्तु की बात करते हैं और उस पर बल लग रहा है तो न्यूटन सर ने हमें 3 नियम दिए हैं। ठीक है, और उन 3 नियम में अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो पहला नियम होगा। तो क्या है पहला नियम? न्यूटन का गति का प्रथम नियम, यानी कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसको हम लोग समझते हैं कि ये क्या कहता है। तो देखो बच्चों, कोई विरामस्थ वस्तु, यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी एक वस्तु है, कोई भी एक बॉडी है, ऑब्जेक्ट है, और वो किस स्टेट में है? विराम स्टेट में है, यानी कि रेस्ट की पोजीशन में है। ठीक है बच्चों, विरामस्थ ही बनी रहेगी और गतिमान वस्तु निरंतर एक समान चाल से सीधी रेखा में गतिमान रहेगी। अब देखो, इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर एक वस्तु है और वो विराम पोजीशन में है, यानी कि स्थिर अवस्था में है, तो वो हमेशा उसी अवस्था में रहेगी। और अगर कोई गतिमान है तो वो उसी तरीके से गतिमान बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लग जाए। ठीक है बच्चों, जब तक कि उसकी विराम अवस्था अथवा एकमान गति की अवस्था में परिवर्तन के लिए बाहरी बल के द्वारा उसे बाध्य नहीं किया जाता है। कौन सा बल बच्चों? बाहरी बल, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स। अब यहां पर इसका मतलब क्या है? देखो बच्चों, होता क्या है, कोई भी एक वस्तु है और वो जो है स्टेट जो थी उसकी कैसी थी? विराम अवस्था है, यानी कि वो स्थिर अवस्था में है, अभी ना तो वो चल रहा है ना हिल रहा है, जहां पर वो पड़ा हुआ था वहीं पर ही वो रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब जब तक वो, कब तक इस पोजीशन में रहेगा? जब तक हम लोग उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगा दे तब तक वो उसी अवस्था में रहेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं कि अगर कोई पत्थर यानी कि स्टोन हमारा कहीं रास्ते में पड़ा हुआ दिखाई देता है तो वो वहीं पर रखा होता है, हिलता तो नहीं है, जब तक उसे कोई बाहर से ऐसी फोर्स ना लग जाए या कोई ऐसा बल ना लग जाए कि वो अपनी पोजीशन से दूसरी जगह पर चला जाए। ठीक है बच्चों, उसी तरीके से अगर कोई बॉल हमारी तरफ आ रही है और जब तक हम लोग उसमें हाथ ना लगाएं तो वो रुकती नहीं है, वो आगे मूव करती जाएगी। ठीक है बच्चों, तो होता क्या है, जो फर्स्ट नियम है वो क्या कहता है कि कोई भी वस्तु अगर पहले विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, और अगर वो गतिमान है तो वो गतिमान ही करती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इस परिभाषा को देखते हैं तो यहां पर इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, शब्द क्या है इंपॉर्टेंट, कि विराम अवस्था वस्तु यानी कि कोई ऐसी वस्तु जो विराम कंडीशन में है, दूसरी गतिमान वस्तु यानी कि एक ऐसी वस्तु जो कि लगातार गतिमान कर रही है और वो हमेशा उसी अवस्था में बनी रहेंगी। विराम अवस्था है तो वो उसी अवस्था में रहेगी, अगर गतिमान अवस्था है तो वो गतिमान में ही रहेगी,
कब तक? जब तक कि कोई उस पर बाहरी बल यानी कि एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। क्लियर है बच्चों? उदाहरण अभी हम लोगों ने समझा, कोई एक पत्थर था पड़ा हुआ है कहीं पर सड़क पर, जब तक उस पर हम लोग बाहर से कोई फोर्स ना लगा दे, बाहरी हम लोग बल ना लगा दे, तब तक वो वहां से नहीं हिलेगा। ठीक है बच्चों? उसी प्रकार अगर हमारे पास, हम देखते हैं कि किसी एक टेबल पर कोई एक पुस्तक पड़ी हुई है, रखी हुई है, तो हम लोग क्या देखेंगे कि वो उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि हम लोग उसे हाथ से या किसी चीज से उसे हिलाने की या उठाने की कोशिश ना करें। ठीक है बच्चों? तो वहां पर क्या था, वो विराम अवस्था में है, तो अभी भी वो विराम अवस्था में ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगा दिया जाए। ठीक है बच्चों? अब बच्चों, जब भी हम लोग न्यूटन का गति का प्रथम नियम समझते हैं तो वहां पर एक नया शब्द आता है, इनर्शिया यानी कि जड़त्व। इसको हमें समझना है। अब अगर मैं आपको इसको समझाऊं तो आप ऐसे मान के चलो कि कोई भी एक वस्तु है और हम लोग उसे विराम अवस्था से गतिमान करना चाह रहे हैं, या फिर किसी गतिमान वस्तु को हम लोग उसे विराम अवस्था में लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो होता क्या है कि कोई भी वस्तु जब अपनी एक अवस्था से किसी दूसरी अवस्था में जाती है तो वो उसका अपोज करती है, यानी उसे रोकती है कि मैं इस अवस्था से उस अवस्था में जाने के लिए तैयार नहीं हूं। तो बच्चों, उसी प्रकार हम लोग बोल सकते हैं कि जड़त्व होता क्या है कि जब भी कोई एक वस्तु एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने की कोशिश करती है, और क्यों जा रही है वो, क्योंकि उस पर कोई बाहरी बल यानी कि कोई एक्सटर्नल फोर्स हम लोगों ने लगाया है जिसके कारण वो अपनी अवस्था को चेंज कर रही है, लेकिन वो खुद उस वो जो वस्तु है वो खुद इस बल के कारण ही कर रही है। अगर वो खुद अपनी मर्जी से इस अवस्था से उस अवस्था में जाने की बात करें तो वो नहीं जाना चाहती है। तो बच्चों, इनर्शिया होता क्या है कि कोई भी एक ऐसी वस्तु जिसे हम लोग बाहरी बल के द्वारा किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो वस्तु जो है वो क्या करेगी, इस बल के कारण तो वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चली तो जाती है, लेकिन वो खुद उसका जो है विरोध करती है कि मैं इस अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए तैयार नहीं हूं या नहीं जाना चाहती हूं। ठीक है? तो वो जो रोक रही है कि मैं अपने आप को इस अवस्था से दूसरी अवस्था में नहीं ले जाना चाहती हूं, वो जो वस्तु होगी वो क्या करेगी, क्या कहलाएगी, उसकी जड़त्व यानी कि इनर्शिया कहलाता है। ठीक है बच्चों? तो देखो क्या कहता है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विराम की अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। ठीक है? तो अगर कोई वस्तु जो है विराम अवस्था में है और उसको हम लोग किस में ले जा रहे हैं, गतिमान अवस्था में ले जा रहे हैं, तो वो जो बॉडी है, वो जो वस्तु है, उसका क्या करेगी, प्रतिरोध करेगी, यानी कि वो खुद उस अवस्था में जाने के लिए तैयार नहीं है या फिर जाने के लिए इच्छुक नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उस पर बाहरी कोई बल लगा दिया है जिसके कारण उसे अवस्था को छोड़ना पड़ेगा और किसी दूसरी अवस्था में जाना होगा। ठीक है बच्चों? अब मेरा आपसे प्रश्न है बच्चों कि जितनी भी वस्तु हैं, क्या उन सब में कोई ना कोई जड़त्व यानी कि इनर्शिया होता है? अगर हम लोग अपनी बात करें तो क्या हमारे अंदर भी जड़त्व यानी कि इनर्शिया है? खुद सोचिए, जब भी हम लोग किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए कोशिश करते हैं तो हमें भी थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं और हमारी खुद की बॉडी भी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए एकदम से तैयार नहीं होती है। अब जैसे हम लोग मान लीजिए कहीं रेस्ट कर रहे हैं, कहीं बैठे हुए हैं और एकदम से आकर के हमें कोई उठा दे तो हमें थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं एकदम से उठने में। ठीक है? तो अब हुआ क्या कि किसी ने हमारे पर एक्सटर्नल बल लगा दिया, एक्सटर्नल यानी कि फोर्स लगा दिया, बाहरी बल लगा दिया, जिसके कारण हम लोग पहले खड़े हुए थे अगर, तो हमें एकदम से गतिमान होना पड़ा। अगर हम लोग बैठे हुए थे और हमें किसी ने खींच लिया तो हम लोग खड़े हो गए, तो हमारी बॉडी ने उसका विरोध किया, प्रतिरोध किया। हम लोग उस अवस्था से किसी दूसरी अवस्था में जाने के लिए इच्छुक नहीं थे, लेकिन बाहरी बल ने क्या करा, हमारी अवस्था को बदल दिया। लेकिन जो हमारी बॉडी थी उसने उसका विरोध करा, और उसी विरोध को जो हम लोग बोलेंगे, क्या बोलते हैं बच्चों, जड़त्व यानी कि इनर्शिया बोलते हैं। तो अब अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या हर एक बॉडी में इनर्शिया यानी कि जड़त्व होता है, तो हाँ बच्चों, बिल्कुल होगा। न्यूटन सर ने यही कहा है कि हर एक बॉडी में जड़त्व यानी कि इनर्शिया होता है, जो कि किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए उसको रोकता है। लेकिन उसमें क्या लगाया गया, बाहरी बल लगा दिया गया, और जो कि काफी ज्यादा था, तो इसलिए उसने एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए तैयार हो गया। ठीक है बच्चों?
अब बच्चों मेरा आपसे एक और प्रश्न है। प्रश्न ये कहता है कि अगर हम लोगों ने ये तो समझ लिया कि हर एक बॉडी में क्या होगा, जड़त्व यानी कि इनर्शिया होता है। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि कोई एक ऐसी वस्तु है जिसका मास यानी कि जो वेट है, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वजन था, वो कम है और किसी दूसरी वस्तु का जो है वजन है वो ज्यादा है, तो इन दोनों वस्तुओं में जड़त्व जो है किसका ज्यादा होगा? खुद सोचिए किसका ज्यादा होगा। कोई एक हमारे पास छोटी सी वस्तु है जिसका वजन कम है और एक थोड़ी बड़ी वस्तु है जिसका वजन ज्यादा है, तो बताओ इन दोनों वस्तुओं में किसके पास इनर्शिया यानी कि जड़त्व ज्यादा होगा, इसके पास या इसके पास? यानी कि ऑब्जेक्ट या वस्तु 1 और ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु 2। तो हम लोग अगर बात करते हैं बच्चों, तो इन दोनों में जो वस्तु 2 है उसमें क्या होगा, जड़त्व ज्यादा होगा। वो क्यों? क्योंकि यहां पर जो मास है वो बच्चों ज्यादा है और यहां पर जो मास है वो कम है। ठीक है, तो जैसे जैसे वजन बढ़ता है बॉडी जो है बड़ी होती है। बड़ी से भी नहीं कह सकते हम लोग, बोलेंगे बच्चों वजन ज्यादा है, बड़ी से नहीं, हम साइज से मैटर नहीं करेंगे। इसका मैं अभी एग्जांपल दूंगा आपको। अगर हमारे पास वजन ज्यादा है तभी हम लोग बोलेंगे कि उसका जो है जड़त्व यानी कि इनर्शिया ज्यादा होगा, और जिसका मास कम होगा उसका जो है जड़त्व यानी कि इनर्शिया कम होगा। अब अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, मान लो बच्चों हमारे पास एक छोटा सा पत्थर है, ठीक है, एक हमारे पास स्टोन है एक तरफ, ये हमारे पास वस्तु एक आ गई, और दूसरी तरफ हमारे पास फुटबॉल है। ठीक है बच्चों, दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, फुटबॉल, ये वस्तु दूसरी आ गई। अब अगर मैं इन दोनों में कंपेयर करता हूं बच्चों, तो स्टोन में ज्यादा हमारे पास जड़त्व होगा या फुटबॉल में? तो बच्चों देखो, जो हमारे पास जड़त्व ज्यादा होगा अब किसका है, फुटबॉल का नहीं, स्टोन का। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों में जो मास ज्यादा है वो किसका होता है, जड़त्व में वो स्टोन का होगा। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन दोनों में जो मास है वो किसका ज्यादा है, स्टोन का। जबकि अगर हम लोग साइज देखते हैं तो किसकी होगी आकृति या साइज जो है किसका बड़ा है, वो फुटबॉल का बड़ा है, लेकिन जो स्टोन है उसमें मास ज्यादा होता है। उसी प्रकार जड़त्व भी किसमें ज्यादा होगा, स्टोन में। ठीक है, अब अगर मैं आपको इसी को और अच्छे से समझाऊं, अगर मान लो ये आपके पास किसी सड़क पर दोनों के दोनों हम लोगों ने रख दिए और आपको बोला जाए कि आपको इन्हें पैर से किक करना है, तो जब आप किक करोगे तो अगर आप स्टोन को करते हो तो आपको इसमें ज्यादा फोर्स लगानी होगी, और इसको करते हो तो हल्का सा फोर्स लगाओगे तो ये भी मूव कर जाएगा। ठीक है, तो अगर इन दोनों को मूव करना है तो किसके लिए ज्यादा फोर्स लगी, स्टोन के लिए, और इसके लिए कम। अब यहां पर हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि जिसके पास ज्यादा इनर्शिया था, ज्यादा जड़त्व था, वहां पर हमें ज्यादा बल लगाना पड़ा उसको मूव करने के लिए, और जहां पर इनर्शिया कम था, जड़त्व कम था, वहां पर हम लोगों को जो बल था, बाहरी बल, वो कम लगाना हुआ। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है उसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व का मान है। ठीक है, तो जितना ज्यादा उसका द्रव्यमान होगा उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा बच्चों, जड़त्व यानी कि इनर्शिया उस वस्तु का होगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग ऐसे भी तो बोल सकते हैं ना कि हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं में अधिक जड़त्व होता है। ठीक है, यहां पर साइज से मैटर नहीं करता है, यहां पर क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि वहां पर वो कितना भारी है। ठीक है बच्चों, वहां पर उसका द्रव्यमान कितना है, इस चीज को हमें बताएगा। इस चीज से पता चलेगा कि यहाँ पे जड़त्व उस बॉडी का, उस वस्तु का कितना होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। अब अगर मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ लूं, एक उदाहरण हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास एक वस्तु है जिसका जो है कितना है, 2 kg मास है या द्रव्यमान है, ये हमारे पास वस्तु एक आ गई, और दूसरी तरफ हमारे पास एक 20 किलोग्राम की वस्तु है। ठीक है, जिसका मास क्या है, द्रव्यमान क्या है, 20 kg। अब यहां पर हम लोग इस लाइन से देखते हैं तो हल्की वस्तुओं की अपेक्षा भारी वस्तुओं में अधिक जड़त्व होता है। तो इन दोनों में अगर मैं कंपेयर करता हूं तो जड़त्व जो होगा वो किसमें ज्यादा होगा, तो जड़त्व जो होगा बच्चों वो इसमें ज्यादा होगा। इनर्शिया मोर किसमें है, ज्यादा किसमें है, इस वाले में, और यहां पर जो है जड़त्व बच्चों क्या होगा, कम होगा। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इन दोनों वस्तुओं में वजन इसका कम है और इसका वजन ज्यादा है।
अब इन वजन के हिसाब से, इसके द्रव्यमान के अनुसार हम लोगों ने ये पता कर लिया कि किसमें जड़त्व कम है और किसमें ज्यादा है। तो यहां पर जड़त्व यानी कि इनर्शिया कम होगा और यहां पर जड़त्व यानी कि इनर्शिया ज्यादा होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि इन दोनों ही वस्तुओं को हमें अवस्था उनकी चेंज करनी है। पहले ये द्रव्यमान जो उनकी अवस्था थी वो विराम अवस्था थी, अब हमें इन्हें गतिमान करना है। तो बताइए अब हम इसे कैसे करेंगे, किसमें हमें ज्यादा बल लगाना होगा बाहर से। तो अगर हम लोग जड़त्व कम की बात करते हैं और यहां पर जड़त्व ज्यादा है, यहां पर जड़त्व कम है, तो किसमें हमें अधिक बल लगाना होगा, बताइए जल्दी से। तो बच्चों यहां पर इनर्शिया ज्यादा है, जड़त्व ज्यादा है, तो हमें बल भी यहां पर ज्यादा ही लगाना होगा, ठीक है। और यहां पर जड़त्व कम है तो यहां पर बल भी हमको कम लगाना होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे उसका द्रव्यमान बढ़ा किसी भी वस्तु का, उसका क्या बढ़ जाएगा, इनर्शिया यानी कि जड़त्व बढ़ जाएगा। जब जड़त्व बढ़ जाता है तो वो उतनी ही वस्तु जो है विरोध करेगी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने के लिए, और फिर जैसे ही वो विरोध करती है ज्यादा, हमें वहां पर बल भी क्या करना पड़ेगा, ज्यादा इस्तेमाल, ज्यादा प्रयोग करना होगा। और ठीक उसी प्रकार बच्चों जब किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो कम होगा तो उसका जड़त्व भी कम हो जाएगा, और ठीक उसी प्रकार वहां पर हमें उसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाने के लिए उसका बल भी कम कर देना होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हमें इतना समझ में आ गया है कि जो न्यूटन का पहला नियम था वो क्या कहता है कि कोई भी वस्तु अगर गतिमान है तो वो गतिमान अवस्था में रहना चाहती है, और अगर वो विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहना चाहती है, लेकिन कब तक, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगा दिया जाए। लेकिन यहां पर एक और टर्म क्या इंपॉर्टेंट थी, जड़त्व यानी कि इनर्शिया। वो क्या कहता है कि जब भी किसी वस्तु की अवस्था में हम लोग परिवर्तन करना चाहते हैं तो वो उसका प्रतिरोध करता है, उसका विरोध करता है, वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में नहीं जाना चाहता है। और ये पता कैसे करेंगे कि जड़त्व जो है किस वस्तु का कम है और किसका ज्यादा है। और यहां पर भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हर एक वस्तु में कोई ना कोई जड़त्व होता ही है, थोड़ा हो या ज्यादा हो पर जड़त्व होता ही है। अब ये कैसे पता करेंगे कि किस वस्तु में जो है ज्यादा है और किस में कम है, तो वो बताता है हमें उस वस्तु का द्रव्यमान, ठीक है बच्चों। कौन बताएगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान किसी वस्तु के जड़त्व का मान है, ठीक है। और हल्की वस्तु होगी तो उसमें जड़त्व भी कम होगा, और भारी वस्तु होगी तो वहां पर जड़त्व भी ज्यादा होगा। अब जड़त्व ज्यादा होने से मतलब क्या है कि इसको हटाने के लिए, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में ले जाने के लिए हमें वहां पर बल का प्रयोग भी ज्यादा करना होगा। और अगर किसी वस्तु का जड़त्व कम है तो वहां पर हमें बल भी कम लगाना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो समझा है उसका निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि जड़त्व को कम करने तथा वस्तु को विरामावस्था से गतिमान करने के लिए हमें अवश्य ही कोई बाहरी बल लगाना होगा, ठीक है। तो कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में रहेगी। और अगर हमें उसके जड़त्व को कम करना है तब हमें किसकी जरूरत पड़ती है, किसी न किसी बाहरी बल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो ये था हमारा अभी तक का जो निष्कर्ष, ठीक है बच्चों। अब हम लोग इसी को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे कि बच्चों अभी आप हमारे पास जो फर्स्ट पिक्चर है उसमें देख रहे हो कि हमारे पास एक कांच का गिलास है। उस कांच के गिलास के ऊपर हम लोगों ने एक कार्ड सा रख दिया उसको ढकने के लिए, ठीक है। और उसी कार्ड के ऊपर हम लोगों ने एक सिक्का भी रख दिया है, ठीक है, एक कॉइन रख दिया है। अब देखो जैसे ही हम लोग इस पूरी अवस्था को देखते हैं तो इन सभी की अवस्था जो है विराम अवस्था है, ठीक है। यानी कि वो एक ही जगह पर फिक्स्ड है, ना हिल रहे हैं, ना डुल रहे हैं, ना कहीं आगे जा रहे हैं, ना मूव कर रहे हैं। जहां पर थे वहीं की वहीं उनकी जगह फिक्स है, ठीक है बच्चों। अब जो हमारा फर्स्ट नियम था वो क्या कहता है कि कोई भी अगर वस्तु है और वो विराम अवस्था में है तो वो हमेशा किस अवस्था में रहेगी, विराम अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगा दिया है, ठीक है बच्चों। तो अब हम लोगों ने क्या करा, जो हमारे पास वो जो कार्ड था उस पर हम लोगों ने फिंगर से उसको मार दिया, उस पर हम लोगों ने बाहरी बल लगा दिया। अब होगा क्या कि जैसे उस पर बल लगेगा तो वो जो बॉडी थी उसका में जो जड़त्व है वो उसको रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन बल इतना ज्यादा होगा कि वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने से अपने आप को नहीं रोक पाएगा, और वो जो विराम अवस्था थी वहां से वो गतिमान होकर के किसी दूसरी अवस्था में चला गया।
अब हुआ क्या कि जैसे ही हम लोगों ने उस पर फिंगर से उसको मारा तो वो एक जगह से दूसरी जगह पर आ गया, और जो उसकी अवस्था थी विराम अवस्था, वहां से वो गतिमान अवस्था में आ गया। ठीक है बच्चों, लेकिन उसके ऊपर जो देखो बच्चों कॉइन रखा हुआ है वो क्या होगा, उस ग्लास में आकर के नीचे गिर जाएगा। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने जब फोर्स लगाया तो फोर्स लगाया किस पर है, हम लोगों ने उस कार्ड पर, हम लोगों ने कॉइन पर नहीं लगाया। तो जब हम लोगों ने सिर्फ कार्ड पर हम लोगों ने फोर्स लगाया, बल लगाया, तो वो जो कार्ड था वो तो मूव हो गया क्योंकि उस पर क्या लग गया है, बाहरी बल। लेकिन जो कॉइन है, कॉइन पर तो अभी तक कोई बल हम लोगों ने प्रयोग नहीं किया है। तो जो बल जो कॉइन है वो क्या होगा, अभी भी विराम अवस्था में था, पहले भी विराम अवस्था में था और अभी भी विराम अवस्था में ही रहेगा। और वो होगा क्या, जैसे ही उसके नीचे से वो कार्ड हट गया वो डायरेक्टली नीचे आकर के ग्लास में रुक जाएगा। और होगा क्या कि वो पहले भी किस अवस्था में था, विराम अवस्था में, और अभी भी ग्लास के अंदर आने के बाद किस में होगा, विराम अवस्था में। तो आप जैसे कि सेकंड पिक्चर में भी देख सकते हो, जो हमारे पास कार्ड था फिंगर मारने पर वो तो दूर चला गया, मूव हो गया अपनी जगह से, लेकिन जो कॉइन था वो सीधा ग्लास में आकर के गिर गया। ठीक है बच्चों, तो इससे हमें समझ में आता है कि कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना प्रयोग किया जाए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम लोगों ने न्यूटन के जो गति का पहला नियम था उसमें हम लोगों ने पहला पहलू जो था कि अगर कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी, ये तो हम लोगों ने समझ लिया। लेकिन अगर इसका जो दूसरा पहलू है उसकी अगर हम बात करें कि यानी कि कोई भी अगर वस्तु है और वो पहले से ही गतिमान है और हम लोगों ने उस पर कोई बाहरी बल जो है नहीं लगाया है, तो क्या वो हमेशा मूव करती रहेगी, ऐसा तो नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ छोटे से उदाहरण की, अगर हम लोग साइकिल चला रहे हैं और साइकिल पर पैडल मारते हैं तभी तो वो आगे मूव करती है। तो हम लोग पैडल मारते हुए जा रहे हैं, अपनी साइकिल चला रहे हैं और वो क्या है, अब गतिमान अवस्था में है, जो वस्तु साइकिल है वो किस में है, गतिमान अवस्था में है, और गतिमान अवस्था में ही जब तक हम पैडल मारते रहेंगे वो चलती रहेगी। तो यहाँ तक तो सही था, लेकिन अभी तो हम उस पर बाहरी फोर्स लगा रहे हैं। अगर हम लोग इस पर बाहरी फोर्स लगाना बंद कर दें, पैडल मारना बंद कर दें, तो क्या वो हमेशा चलता ही रहेगा, ऐसा तो नहीं है। अगर हमें इसे रोकना है तब तो हम उसे रोक सकते हैं। लेकिन होगा क्या बच्चों, अब आपके दिमाग में आ रहा है कि जब तक हम लोग साइकिल चला रहे थे, जब तक हम लोग साइकिल चला रहे थे तब तक तो वो चल रही है, लेकिन अगर हम उसे पैडल मारना बंद कर दें तो कुछ टाइम बाद तो वो रुक जाएगी। तो यहाँ पर तो फर्स्ट न्यूटन का जो लॉ था वो तो नहीं लग रहा है कि उसने कहा था कि अगर कोई भी वस्तु विराम गतिमान अवस्था में है तो जब तक हम उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगाते हैं तब तक वो क्या करती रहेगी, मूव करती रहेगी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जब वो साइकिल चल रही थी हम लोगों ने उस पर थोड़ी देर बाद कोई बाहरी बल नहीं लगाया, तब भी वो आकर के अपने आप रुक जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ, वो आकर के क्यों रुकी, क्या न्यूटन का जो फर्स्ट नियम था, पहला प्रथम नियम था, वो क्या गलत है? खुद सोचिए। यहाँ पर ऐसा तो होता है ना कि जब हम लोग साइकिल चलाते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो रुक जाती है। अब ऐसा क्यों हुआ है, जबकि उन्होंने तो ये कहा था कि अगर कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान में ही चलती रहेगी, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर उन्होंने क्या बोला था कि जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगे तब तक वो उसी अवस्था में रहती है। लेकिन जब हम लोग साइकिल चलाते हैं और कुछ टाइम के बाद पैडल मारना बंद कर देते हैं तो थोड़ी देर चलने के बाद वो साइकिल रुक जाती है। उसका कारण क्या है कि वहाँ पर घर्षण लगता है, वहाँ पर कोई हवा जो होती है वो उसको रोकने की कोशिश करती है। और ये जो बाहरी हवा है और जो घर्षण है वही किसका काम कर रहे हैं, बाहरी बल का। यानी कि वहाँ पर भी किसी न किसी एक्सटर्नल फोर्स ने काम किया उस साइकिल को रोकने के लिए। अगर वहाँ पर कोई हवा नहीं होती, कोई घर्षण यानी कि फ्रिक्शन नहीं होता, तब ये साइकिल लगातार चलती रहती। तो न्यूटन का जो पहला प्रथम नियम था वो बिल्कुल सही है कि अगर कोई भी वस्तु गतिमान अवस्था में है तो गतिमान अवस्था में ही रहेगी, और अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल ना लगा दिया जाए। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हम लोग ये बोल सकते हैं कि बल कोई चीज है जो वस्तु के एक समान चाल की अथवा विराम की अवस्था को परिवर्तित करता है।
अथवा परिवर्तित करने की प्रवृत्ति रखता है। ठीक है बच्चों। और दूसरी चीज क्या है कि न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार जो बल है वो कैसी एक राशि है, एक सदिश राशि है, यानी कि एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ये आपको बताना है कि वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि क्या होती है। तो आप लोग हमारे जो वीडियो का कमेंट सेक्शन है वहां पर जाकर के बता सकते हैं। यह मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सदिश राशियां कौन सी होंगी। ठीक है बच्चों। तो अब हम लोगों ने जो प्रथम नियम था वो हम लोगों ने पूरा अच्छे से समझ लिया है। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करते हैं न्यूटन के दूसरे नियम की, तो उसको समझने से पहले हमें समझना होगा कि किसी भी वस्तु में संवेग यानी कि मोमेंटम होता क्या है। ठीक है। तो इसको समझने के लिए बच्चों हम लोगों ने एक उदाहरण लिया है, और उस उदाहरण में हम लोगों ने एक तो हमारे पास क्रिकेट बॉल है और दूसरी तरफ क्या हमारे पास एक टेनिस बॉल है। अब बच्चों अगर मैं इन दोनों बॉल्स को कंपेयर करूं तो भारी कौन सी होती है? क्रिकेट वाली गेंद जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, उसका द्रव्यमान ज़्यादा होगा, और यहाँ पर उसका द्रव्यमान जो है कम होगा। ठीक है। अब बच्चों अगर ये दोनों की दोनों बॉल आपके पास आ रही हैं, आपकी तरफ आ रही हैं, ठीक है, एक एक करके। अब एक बार पहले हम लोगों ने आपकी तरफ क्रिकेट गेंद को फेंका और दूसरी तरफ हम लोगों ने टेनिस गेंद को फेंका, और दोनों की जो चाल है या वेग है, यानी कि जो स्पीड है या वेलोसिटी है, वो बिल्कुल बराबर है। ठीक है। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ कि दोनों की दोनों गेंद मैंने जो है 30 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आपके पास आपकी तरफ भेज दिए, तो बताइए बच्चों, तो इन दोनों गेंदों को रोकने के लिए किस पर आपको ज्यादा बल लगाना होगा कि वो रुक जाए? तो देखो बच्चों, जो अगर हम बात करते हैं, सिंपल एग्जांपल है, तो क्रिकेट गेंद जो होगी यहां पर हमें बाहर से जो बल होगा वो अधिक ज्यादा लगाना होगा उसको रोकने के लिए, जबकि जो टेनिस बॉल होगी उस पर थोड़ा कम बल लगाना होगा उसको रोकने के लिए। अब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि दोनों की जो चाल थी वो तो बिल्कुल बराबर है, लेकिन दोनों की जो द्रव्यमान है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो बच्चों हम लोग ये बोल सकते हैं ना कि अगर दो वस्तुएं हैं हमारे पास और उन दोनों का ही जो वेग है या चाल है वो बराबर है, लेकिन उनका द्रव्यमान अलग अलग है, तो हमें जो जिसका द्रव्यमान ज्यादा है वह वहां पर ज्यादा फोर्स यानी कि ज्यादा बल लगाना होगा, और जहां पर द्रव्यमान कम है वहां पर हमें जो बल है वो कम लगाना होगा। तो हम लोग बच्चों ये बोल सकते हैं ना कि गतिमान वस्तु को रोकने के लिए आवश्यक बल उसके द्रव्यमान के भी समानुपाती होता है। यानी अगर हमें इन दोनों गेंदों को रोकना है तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उस पर हमें ज्यादा फोर्स लगाना होगा, और जिसका द्रव्यमान कम है उस पर हमें कम फोर्स लगाना होगा। अब बच्चों आपका जो पहला उदाहरण था वो तो क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे उदाहरण की। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या करा है दूसरे उदाहरण में कि दोनों ही बॉल जो है वो कौन सी हैं? क्रिकेट गेंद है। ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया है बच्चों कि जो उसका मास यानी कि द्रव्यमान है वो बराबर कर दिया। पहले हम लोगों ने क्या करा था, जो चाल या वेग थी वो बराबर करा था पहले उदाहरण में, और यहाँ पर हम लोगों ने जो उसका द्रव्यमान था, मास है, वो दोनों का बराबर कर दिया। अब हम लोगों ने इनकी स्पीड बदल दी। यहां पर आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, और यहां पर आ रही है 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। जो वेग है या चाल है वो अब हम लोगों ने बदल दिया है। तो अब मैं आपसे बच्चों ये पूछता हूं कि जब ये दोनों गेंद आपकी तरफ आ रही हैं तो किस गेंद को रोकने के लिए आपको ज्यादा बल का प्रयोग करना होगा? तो देखो बच्चों साफ सीधी बात है, जो जिसकी वेग यानी कि चाल ज्यादा होगी हमें उस पर ज्यादा फोर्स का और या बल का प्रयोग करना होगा, जबकि जो गेंद धीरे आ रही है उस पर हमें बल कम लगाना होगा। तो हम लोग इस उदाहरण से ये भी तो बोल सकते हैं ना कि गतिमान वस्तु को रोकने के लिए आवश्यक बल उसके वेग के भी समानुपाती होता है। ठीक है बच्चों। तो अगर हम लोग किसी भी वस्तु को रोक रहे हैं तो अगर उसका द्रव्यमान ज्यादा है तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना होगा, और अगर उसका वेग या चाल ज्यादा है तो भी हमें उस पर ज्यादा फोर्स लगाना होगा। ठीक है बच्चों। तो जब भी हम लोग किसी वस्तु पर या उसको रोकने के लिए उसकी अवस्था में चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो उस पर हमें कितना फोर्स लगाना है, कितना बल लगाना है, हमें किन बातों से पता चलता है? दो बातों से पता चलेगा। एक उसका जो द्रव्यमान होगा वो, और दूसरा उसकी जो चाल होगी या वेग होगा उससे। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा उससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि वस्तु में गति की मात्रा वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग पर निर्भर होता है। ठीक है बच्चों। इसके अलावा हम लोग संवेग को क्या परिभाषित कर सकते हैं कि किसी पिंड व वस्तु के संवेग को उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में परिभाषित किया
जाता है। अभी हम लोगों ने समझा कि जो भी हमारा संवेग होता है किसी भी वस्तु का, वो किस किस पर डिपेंड करता है, एक उसके द्रव्यमान पर और दूसरा उसके वेग पर। ठीक है बच्चों, तो जब भी हमें किसी वस्तु का संवेग निकालना है यानी कि मोमेंटम निकालना है, तो संवेग निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है बच्चों, अब अगर बच्चों हम लोग बात करते हैं संवेग के एसआई मात्रक की, तो देखो जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसको हम लोग किस में नापते हैं, किलोग्राम में, और जो हमारे पास वेग होता है उसको हम लोग कैसे नापते हैं, मीटर पर सेकंड में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो एसआई मात्रक होगा संवेग का, वो क्या होगा बच्चों, केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, तो एसआई मात्रक क्या है, केजी मीटर पर सेकंड। क्लियर है बच्चों। अब बच्चों हम लोग एक प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न क्या कहता है, 75 किलोग्राम द्रव्यमान के मनुष्य का संवेग क्या होता है, वो हमें बताना है जब वह 2 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से चलता है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहां पर हमें निकालना क्या है, उस मनुष्य का संवेग निकालना है। तो यहां पर बच्चों जो हमें निकालना है वो क्या है, संवेग, और हमें दे क्या रखा है, जो उसका द्रव्यमान है वो कितना है बच्चों, 75 किलोग्राम। ठीक है, और जो वेग दे रखा है वो कितना दे रखा है बच्चों, उसने हमें 2 मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, अभी हम लोगों ने समझा था कि संवेग को हम लोग कैसे निकालते हैं बच्चों, द्रव्यमान गुना वेग। ठीक है ना बच्चों, अब हमें संवेग निकालना है, द्रव्यमान भी है और वेग भी है। और अभी हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी बच्चों कि जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, किस में नापता है, किलोग्राम में, तो ये उसमें ही है, और जो वेग होता है वो किस में नापते हैं, मीटर पर सेकंड में, तो ये भी उसी में है, तो हमें बदलने की जरूरत ही नहीं है। तो सीधा सीधा अगर हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख दें तो ये हो गया 75 किलोग्राम और ये हो गया 2 मीटर पर सेकंड, तो सीधा सीधा क्या आ गया, 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये क्या आ गया हमारे पास, संवेग आ गया है। ठीक है बच्चों, तो कोई भी एक ऐसा मनुष्य जिसका वजन कितना था, 75 किलोग्राम, और वेग कितना था, 2 मीटर पर सेकंड, तो उसका संवेग यानी कि मोमेंटम क्या होगा बच्चों, 150 केजी मीटर पर सेकंड। क्लियर बच्चों। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन का जो प्रथम जो नियम था वो हम लोगों ने समझा। उसके बाद हम लोगों ने उसी में ही समझा कि इनर्शिया यानी कि जड़त्व क्या होता है। फिर हम लोगों ने समझा बच्चों कि संवेग यानी कि मोमेंटम क्या होता है, और आखिरी में हम लोगों ने प्रश्न हल कर लिया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपके जो भी इस वीडियो से रिलेटेड डाउट्स हैं वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। तो बच्चों आगे के जो भी टॉपिक्स होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जाने से पहले बच्चों सभी से निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। तो बच्चों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।